तो मैंने आपको क्या बताया, हाइड्रोजन आप कैसे बनाते हो? सबसे पहले हाइड्रोजन कैसे बनाया गया, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट करती है, ZnSO4 बनता है ना, और हाइड्रोजन रिलीज होती है। तो जो साइंटिस्ट था हेनरी कैवेंडिश, उसने सबसे पहले जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा के हाइड्रोजन बनाया था। फिर उसके बाद जो लेवोइशर था, इसने इसका नाम हाइड्रोजन दिया, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ बर्न होके हाइड्रो को जनरेट करती है, मतलब वाटर को जनरेट करती है इस रिएक्शन से। ठीक है, और हाइड्रोजन जो होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टी एल्कली मेटल के साथ मिलती है, कुछ प्रॉपर्टी हाइड्रोजन के साथ मिलती है, इसलिए इसको रॉक एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रिजेम्बलेंस विद एल्कली मेटल्स, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो एल्कली मेटल के साथ मिलती है? रिजेम्बलेंस विद एल्कली मेटल्स, तो आपको पता है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल्कली मेटल्स के भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्कली मेटल्स की तरह होता है। सेकेंड, इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है। आपको पता है हाइड्रोजन जो होता है वो क्या करता है, केटायन बनाता है इस प्रकार का, और जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो भी इस प्रकार के क्या करते हैं, लिथियम हुआ, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, सीजियम हुआ, वो इस प्रकार के क्या करते हैं, केटायन बनाते हैं, है ना, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के। ठीक है, और दोनों ही, जैसे अगर HCl की इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तो हाइड्रोजन कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? H प्लस। हाँ, हाइड्रोजन कहाँ मिलेगा आपको, हाइड्रोजन H2 गैस कहाँ मिलेगी? कैटायन कहाँ जाता है, कैथोड पे। हाँ सर। तो कैथोड पे आपको हाइड्रोजन मिलेगी। सिमिलरली इनके सॉल्ट्स की भी इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे, सपोज KCl की इलेक्ट्रोलाइसिस कराई, तो ये भी पोटेशियम आपको कहाँ मिलेगा, कैथोड पे मिलेगा। कैटायन कहाँ जाएगा, कैथोड पे, कैथोड पे जाने के बाद क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा उसका, है ना, कैटायन गया, यहाँ इसका रिडक्शन हो गया और आपको पोटेशियम मिल जाएगी। सिमिलरली H प्लस, कैथोड पे कैटायन गया, इलेक्ट्रॉन ले लिया और हाइड्रोजन मिल जाएगी। ठीक है, हाँ सर। ठीक। ऑक्सीडेशन स्टेट, एल्कली मेटल की तरह इनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, हाइड्रोजन की क्या होती है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। एल्कली मेटल्स की भी क्या होती है, जैसे सोडियम है, इसकी भी क्या होती है, अपने कंपाउंड्स के अंदर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, नेक्स्ट, रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। एल्कली मेटल्स भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है और हाइड्रोजन भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, जैसे कॉपर, है ना, और ये B2O3 है, दोनों रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। B2O3 प्लस 6K, किया नहीं किया इसको रिड्यूस, ये +2 था, +2 से 0 में चला गया। ठीक है, ये +3 था, रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन, है ना, रिडक्शन हो गया ना, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्यों काम करते हैं, क्योंकि इनका आसानी से क्या जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता यस सर। है। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, कॉम्बिनेशन विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, एल्कली मेटल्स भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन करते हैं और ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करते हैं और सेम टाइप की कंपाउंड बनाते हैं, जैसे ये HCl बना रहा है
और एल्कली मेटल भी NaCl बनाएंगे। ठीक है, ये H2O बना रहा है, इसी तरह ऑक्सीजन के साथ रिलेटेड Na2O बना लेंगे। ठीक है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड बना रहा है, एल्कली मेटल्स भी इसी प्रकार के कंपाउंड Na2S बनाएंगे। तो कॉम्बिनेशन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, जिस तरीके से एल्कली मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कंबाइन करते हैं, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कंबाइन करते हैं। नाउ डिफरेंसेस फ्रॉम एल्कली मेटल्स, डिफरेंसेस फ्रॉम एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल से क्या क्या डिफरेंस रखते हैं? ठीक है ना। फर्स्ट इसमें जो मेजर डिफरेंस है वो है आईपी का। आईपी में डिफरेंस है, एल्कली मेटल्स की आईपी बहुत कम होती है, हाइड्रोजन की थोड़ी ज्यादा होती है। जैसे हाइड्रोजन की होती है 1312 और सोडियम की होती है 495। देखो कितना डिफरेंस है। तो हाइड्रोजन की एल्कली मेटल से आईपी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, आईपी ज्यादा होने का मतलब है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा है, मतलब they have less tendency to form cations because of high IP, so less tendency to form cations compared to alkali metals. ठीक है, सेकंड है डिफरेंस इन हैलाइड्स। डिफरेंस इन हैलाइड्स, हाइड्रोजन के जो हैलाइड होते हैं वो कोवेलेंट होते हैं, जबकि जो एल्कली मेटल्स के जो हैलाइड होते हैं वो आयनिक होते हैं। आपको पता है Na+Cl-, ये तो ओवरलैपिंग से बना है, कोवेलेंट है मतलब ओवरलैपिंग से बने हैं, जबकि ये तो कैटायन और एनायन है, तो आयनिक बॉन्ड है इसके बीच, है ना, आयनिक बॉन्ड होगा या कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, दूसरी बात ये गैसेस है, जबकि ये आपको पता है सॉलिड है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये तो रिजेम्बलेंस विथ एल्कली मेटल्स एंड डिफरेंसेस विथ एल्कली मेटल्स हो गया। अब रिजेम्बलेंस विथ हैलोजेंस, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, उसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल इनर्ट कन्फिगरेशन प्राप्त करने के लिए, उसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है नहीं, जैसे हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बनाएगा H-, नियरेस्ट इनर्ट कन्फिगरेशन इसको प्राप्त हो गया। नियरेस्ट इनर्ट गैस कन्फिगरेशन कौन सा, हीलियम वाला, जबकि इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी नियरेस्ट इनर्ट गैस कन्फिगरेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो they both need one electron to acquire nearest inert gas configuration. सेकंड है एटोमिसिटी, दोनों की एटोमिसिटी क्या होती है, 2 होती है। जैसे ये देखो हाइड्रोजन, जबकि इसकी भी क्या होगी, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। हेलोजेंस की भी एटोमिसिटी 2 होती है और हाइड्रोजन की भी एटोमिसिटी 2 होती है। एटोमिसिटी का मतलब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं। ठीक है,
Yes, sir. नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का मतलब टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायंस, दोनों की टेंडेंसी होती है कैटायन बनाने की, ठीक है ना, दोनों की टेंडेंसी होती है कैटायन बनाने की, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे जो हाइड्राइड्स है, हाइड्राइड्स है, अगर उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हो, हाइड्राइड्स है उनकी अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हो तो दोनों ही कहाँ मिलते हैं आपको, एनोड पे। जैसे एनायन है, एनायन है तो एनायन कहाँ जाएगा, एनोड पे। एनोड पे जाने के बाद इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा और हाइड्रोजन में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी क्या होगा, एनायन है तो ये कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन एनोड पे जाएगा। एनोड पे जाने के बाद इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया और Cl2 में कन्वर्ट हो गया। तो वो पिछला वाला नहीं लिखा था। ठीक है। ओके सर। ठीक है ना, तो दोनों ही, चाहे हाइड्रोजन हो या हेलोजन हो, दोनों ही आपको कहाँ मिलते हैं, एनोड पे मिलते हैं। अगर इनके क्या कराओगे, हाइड्राइड्स की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे तो दोनों ही क्या मिलेंगे, एनोड पे मिलेंगे, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट। हेलोजेंस की भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ज्यादातर अपने कंपाउंड्स में -1 होती है, जबकि हाइड्रोजन की भी अपने कुछ कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -1। तो इस मामले में भी हेलोजन से सिमिलरिटी रखते हैं, ठीक है ना। यस। दूसरी बात, कॉम्बिनेशन विद एल्कली मेटल्स। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, सिमिलरिटी ऑफ हेलोजेंस विद सिमिलरिटी ऑफ हेलोजेंस विद हाइड्रोजन, तो कॉम्बिनेशन विद एल्कली मेटल्स, चाहे हेलोजन हो चाहे हाइड्रोजन हो, एल्कली मेटल के साथ रिएक्ट करके सेम टाइप ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं डेली। ये आपके हाइड्रोजन बनाएगा NaH, ठीक है, और जो आपका हेलोजन बनाएगा NaCl, सेम टाइप ऑफ कंपाउंड बनेगा। मतलब यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1 है, यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1, ठीक है ना। और ये दोनों ही क्या है, सॉल्ट है, एक प्रकार से सॉल्ट है। दोनों। और देख लो CH2 CaCl2, नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन विद नॉन मेटल्स। कॉम्बिनेशन विद नॉन मेटल्स, दोनों नॉन मेटल से कंबाइन करते हैं, चाहे हाइड्रोजन हो चाहे हेलोजन हो, और सेम टाइप ऑफ कंपाउंड बनाते हैं, जैसे CH4 CaCl4, ठीक है। और देख लो SiH4 SiCl4, और देख लो GeH4 GeCl4, चाहे हाइड्रोजन हो चाहे हेलोजन हो, दोनों ही नॉन मेटल के साथ कंबाइन करके सेम टाइप ऑफ कंपाउंड बनाते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट करता है
कार्बन से, वैसे ही हेलोजन रिएक्ट करता है कार्बन से, या जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट करता है सिलिकॉन से, वैसे ही क्लोरीन रिएक्ट करता है सिलिकॉन से। ठीक है। हाँ आयनाइजेशन एनर्जी सबसे बड़ी सिमिलरिटी यहाँ आ रही है, क्योंकि वहां हमने देखा था एल्कली मेटल से तो आईपी में बहुत ज्यादा डिफरेंस था हाइड्रोजन का। ठीक है, हमने देखा था वहां 1312 थी और उसकी 495 थी, जबकि यहाँ देखो आप, ये हाइड्रोजन की है 1312। ठीक है, क्लोरीन की है 1681। किसकी बात कर रहे हैं, आयनेशन एनर्जी। क्लोरीन की कितनी है 125 है, देखो नियरली इसके बराबर ही है। ब्रोमीन की क्या है 1121, देख लो। तो हेलोजन के अराउंड ही चल रही है। हाइड्रोजन की जो आईपी होती है, आयनेशन एनर्जी होती है, वो हेलोजन के अराउंड ही होती है। तो जितनी, है ना, जितनी हाइड्रोजन, जितनी इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी हाइड्रोजन की, उतनी क्लोरीन की। ठीक है ना। हाँ सर। बल्कि क्लोरीन की हाइड्रोजन छोड़ने की क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज्यादा है। ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। अगर आप चाहते हो कि हाई प्योरिटी का हाइड्रोजन आपको मिले, तो उसके लिए आप मिलेगा बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना। बेरियम हाइड्रोक्साइड की इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइसिस। यस। बेरियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइसिस गिव हाई प्योरिटी हाइड्रोजन। ठीक है ना। हाँ सर। ठीक है। थर्ड है बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ brine solution as byproduct। बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। ठीक है ना, किस रूप में मिलता है। बाय प्रोडक्ट। हाँ, ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। क्योंकि ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन मिलता है। तो एनोड पे आपको एनाइन जाएगा, क्लोरीन मिल जाएगा, और कैथोड पे आपको हाइड्रोजन मिलेगा, क्योंकि कैथोड पे वाटर भी जाएगा। ठीक है, और Na+ भी जाएगा, तो वाटर का पहले क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन हो जाएगा। तो ब्राइन सॉल्यूशन से भी आपको हाइड्रोजन मिल सकती है। H- से H2। नहीं नहीं भाई, NaCl है ना, Na+Cl- तो एनोड पे कौन गया, Cl- Cl2 में कन्वर्ट हो गया, और कैथोड पे कौन गया, वाटर, हाँ सर। तो हाइड्रोजन बनेगा। तो H+ से H2 हो गया ना, Cl- से Cl2 और H+ से H2। हाँ सर। नेक्स्ट है
जैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं, मेथेन वेथेन हुआ, इसके ऊपर स्टीम पास करोगे अगर आप, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर मिलेगा। इसको बोलते हैं बॉश प्रोसेस। इसमें निकेल एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। ये हाइड्रोकार्बन हुआ, मीथेन क्या हुआ, हाइड्रोकार्बन। इसमें आप कोक भी ले सकते हो, कोक का मतलब कोयला, वही स्टीम। ये जो बनी, ये कहलाती है आपकी वाटर गैस। क्या कहलाती है, वाटर वाटर गैस। गैस। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ स्टीम वाटर ही तो ले रहे हो, स्टीम के रूप में ले रहे हो। तो ये चाहे सीओ प्लस, ये सीओ प्लस हाइड्रोजन 1:3 रेशो में या 1:1 रेशो में, ये सीओ प्लस हाइड्रोजन, ये कहलाती है आपकी वाटर गैस। या वाटर गैस और सिंथेसिस गैस। यस सर। ठीक है ना, वाटर गैस या सिंथेसिस गैस को बोलते हैं। अब ये जो सिंथेसिस गैस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हो, जैसे मेथनॉल बना सकते हो या और कुछ भी बना सकते हो। ठीक है ना। तो द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेसिस गैस फ्रॉम कोल इज कॉल्ड कोल गैसिफिकेशन। ये जो प्रोसेस है, ये क्या कहलाता है, कोल गैसिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ ऑफ सिंथेसिस गैस फ्रॉम कोल is called coal gasification. चाहो तो लिख लो, the production of synthesis gas from coal. The production of synthesis gas from coal is called coal gasification. तो ये वाला जो रिएक्शन है, ये कोल गैसिफिकेशन है ना, ये वाला क्या है, कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है ना। हाँ सर। अब ये जो सिंथेसिस गैस है ना, इसमें आप क्या कर सकते हो, फर्दर अगर स्टीम पास करते हो, ये जो सिंथेसिस गैस में से फर्दर स्टीम पास करते हो, तो ये जो CO2 है, ये फर्दर, ये जो CO है, ये फर्दर CO2 में कन्वर्ट हो जाएगी और आपको और ज्यादा हाइड्रोजन मिल जाएगा। है नहीं बात समझ में? हाँ सर। ठीक है ना। तो एक्चुअली में ये जो हाइड्रोजन है, वो तो मिलेगी, और उल्टा जो वाटर आया यहाँ से, ये और भी कन्वर्ट हो जाएगी हाइड्रोजन के अंदर, और ज्यादा आपको हाइड्रोजन मिल जाएगी। जितनी हाइड्रोजन है ना, उससे ज्यादा ही हाइड्रोजन आपको वापस मिल जाएगी। ठीक है ना। तो कुल मिला के इसमें रिएक्शन ये होता है कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये स्टीम से रिएक्ट करके CO2 बना लेती है और हाइड्रोजन बना लेती है। तो जो हाइड्रोजन है, वो तो हाइड्रोजन रहेगी रहेगी, हाइड्रोजन कहाँ से आएगी, यहाँ से। और जो उल्टा CO पड़ी हुई है वहां, वो भी स्टीम से रिएक्ट करके वापस हाइड्रोजन और CO2 में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हो कि और ज्यादा आपको हाइड्रोजन मिले, तो जो सिंथेसिस गैस है, उस पर वापस आप स्टीम डाल दो, तो जो CO है, वो भी CO2 में कन्वर्ट हो जाएगी, हाइड्रोजन मिल जाएगी। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं गैस शिफ्ट रिएक्शन। इसको आप हटाते हैं ना।
दिस इज कॉल्ड गैस शिफ्ट रिएक्शन। सर उसको रिमूव क्यों लिखा है CO2 के नीचे? तो रिमूव कर दोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा ना, फिर ये प्रोडक्ट को अगर हटाते हो तो रिएक्शन कहाँ जाता है, फॉरवर्ड की तरफ तो जाता है ना, और प्रोडक्ट बनेगा ना। तो CO2 को हटाते जाओ, हाँ इसको रिमूव करते रहो और जो CO फटाफट हाइड्रोजन में कन्वर्ट होती रहेगी और आपको बहुत ज्यादा हाइड्रोजन मिल जाएगी। ये गैस शिफ्ट रिएक्शन कहलाता है ये वाला रिएक्शन, क्योंकि CO को हम CO2 में शिफ्ट कर रहे हैं और हाइड्रोजन में मिलते हैं। ठीक है ना। तो ये एक्चुअली में पेट्रोकेमिकल मेथड है, मतलब इसमें आप कैसे मिल रहे हो, हाइड्रोकार्बन से मिल रही है ना। तो प्रेजेंटली 80% हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम petrochemicals and only 3% by electrolysis। तो ज्यादातर जो हाइड्रोजन मिल रही है वो आपको इसी मेथड से मिल रही है, मतलब हाइड्रोकार्बन से मिल रही है, इसी मेथड। चाहे आप हाइड्रोकार्बन लो या कोक लो, इसी मेथड से ज्यादातर हमको हाइड्रोजन मिल रही है, और केवल 3% ही हम इलेक्ट्रोलाइसिस से लेते हैं। हाँ सर। ठीक है। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। फर्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आपको याद है कि हाइड्रोजन जो होती है कलरलेस होती है, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, और ये स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ध्यान रखना बहुत कम सॉल्युबल होती है। हल्की सी घुली। आप कैन बी कंसिडर्ड इनसॉल्युबल, कहीं कहीं इनसॉल्युबल भी बोल उसको लिखा हुआ मिल जाएगा। यस सर। ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, इसमें पहला है कंबंशन। हाइड्रोजन जो होती है वो इनफ्लेमेबल गैस होती है। क्या होती है, इनफ्लेमेबल गैस होती है।
It burns with blue flame. It burns with blue flame in O2. ऑक्सीजन के साथ ये ब्लू फ्लेम से जलती है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। रिएक्शन जो होगा बहुत हाईली एक्सोथर्मिक होगा और बहुत सी बार एक्सप्लोजन भी रहता है। बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है ना। और इसमें जो एनर्जी निकलती है वो बहुत ज्यादा होती है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है।